नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। EMRS पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है और यह पहली टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूं। पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस यह पूरी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज संख्या 1 EMRS पीजीटी हिस्ट्री की यह पहली टेस्ट सीरीज है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस या टेस्ट सीरीज है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहली टेस्ट सीरीज EMRS की है और यह जो चैप्टर है क्लास 11 का है। लेखन कला और शहरी जीवन पाठ से संबंधित कुल 60 रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला है और लगभग 20 प्रश्न करके देखेंगे। और मैं आप लोग को पूरी तरह से बता दूं, जो भी सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर सीरीज अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? 5 ऑप्शन है आप लोग के सामने। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। विकल्प सी, दो नदियों के बीच की भूमि। व्याख्या देखिएगा। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के मेसोस और पोटेमोस शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ दो नदियों दजला और फरात के बीच का क्षेत्र होता है। मेसोस देखिए, मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के मेसोस और पोटेमोस शब्द से मिलकर बना है, जहां मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब नदी, मतलब नदियों के मध्य की भूमि। तो दो नदियां वह कौन थी? एक था दजला और दूसरा था फरात। ठीक है, ये दो नदियों के बीच के मध्य की भूमि जो थी मेसोपोटामिया कहलाती है। प्रश्न 2 देखिएगा। मेसोपोटामिया का वर्तमान देश कौन सा है? ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी किस देश में पल्लवित और पुष्पित हुई थी? वह देश आपका इराक है। इराक में यह सभ्यता थी। विकल्प बी जो है आपका सही है, इराक। व्याख्या देखिएगा। प्राचीन मेसोपोटामिया आज के इराक क्षेत्र में स्थित था। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और शहरीकरण की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। प्रश्न 3 देखिएगा। मेसोपोटामिया में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली गई थी? तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा थी सुमेरियन। पहली भाषा सुमेरियन थी। उसके बाद मेसोपोटामिया के लोग अक्कडी बोलने लगे, उसके बाद आरमाइक बोलने लगे। तो सबसे पहली भाषा की बात की जा रही है तो वह आपका सुमेरियन है। देखिए, अगर EMRS पीजीटी हिस्ट्री के प्रति अगर आप गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप लोग को हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेरियन भाषा बोली गई थी। बाद में 2400 BC के आसपास अक्कडी भाषा बोलने लगी। उसके बाद 1400 BC के आसपास आरमाइक भाषा भी प्रचलन में आई थी। ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? देखिए, अगर हम बात करें आपको EMRS पीजीटी हिस्ट्री जो इसके प्रीवियस ईयर में हुआ था, वहाँ से जो भी हमारी टेस्ट सीरीज हमने चलाई थी वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपके आए थे। एक एक टेस्ट सीरीज से 2 से 3 4 प्रश्न आए थे। केवल 10 मिनट की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग कहीं भी भटकना छोड़ दीजिए, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर भरोसा करिए। मैं दावे और यकीन के साथ बता दूँ कि जो भी मटेरियल आपको हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर मिलेगा वह काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। प्रश्न 4 देखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो यह पर देखिए, ऑप्शन सी जो है आपका सही है। शहरी जीवन और साहित्य के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रसिद्ध थी। विकल्प सी। ठीक है। व्याख्या देखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता संपन्नता, शहरी जीवन और विशाल साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। ये सभी मेसोपोटामिया की सभ्यता की, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया की विशेषता है। शहरी जीवन विशेषता है, लेखन कला विशेषता है, गणित और खगोल विज्ञान की जानकारी भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को थी। साहित्य उन्नत कोटि का था। प्रश्न 5 देखिएगा। दक्षिणी भाग में मेसोपोटामिया की भूभौगोलिक स्थिति कैसी थी? दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग जो था वह रेगिस्तानी था, रेगिस्तानी और शहरी था। ठीक है। विकल्प बी आपका सही है। दक्षिणी भाग जो था रेगिस्तानी था। व्याख्या देखिएगा। दक्षिणी भाग रेगिस्तानी था, वही उत्तर और पूर्वी भाग जो था कृषि योग्य मैदान थे और जल स्रोत उपलब्ध थे। ठीक है।
दक्षिणी भाग रेगिस्तानी भी था और शहरी भी था। वहीं उत्तर पूर्वी जो भाग थे वह कृषि योग्य मैदान वहाँ पर थे और जल स्रोत भी उपलब्ध थे, पशुपालन वहाँ पर होता था। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, मेसोपोटामिया के शहरी केंद्रों में कौन सा शहर प्रमुख था? तो कौन सा शहर प्रमुख था मेसोपोटामिया के शहरी केंद्रों में? उरुक, मारी, बाबेल। तो ये आपका जो उरुक नगर था, जहाँ से वार का शीर्ष मिला हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण नगर था उरुक नगर। ठीक है। उरुक मेसोपोटामिया का प्रमुख शहरी केंद्र था। यह शहरी जीवन और लेखन कला के विकास का केंद्र माना जाता था। प्रश्न 7 देखिएगा, मेसोपोटामिया की किस नदियों के बीच यह क्षेत्र स्थित था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वह दो नदियों दजला और फरात के बीच में स्थित यह सभ्यता थी। विकल्प सी जो है आपका सही है, दजला और फरात। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। प्रश्न 8 देखिएगा, मेसोपोटामिया में किसे शहरी जीवन का प्रारंभ माना जाता है? तो मेसोपोटामिया में शहरी जीवन का प्रारंभ किसे माना जाता है? चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत। तो मेसोपोटामिया में किसे शहरी जीवन का प्रारंभ माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ही इसका सही हो गया है, मेसोपोटामिया से ही शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। तो विकल्प सी जो है आपका वो आपका सही है। ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई है, जहां नगर नियोजन और प्रशासन विकसित हुआ था। शहरी जीवन की शुरुआत और लेखन कला की शुरुआत दोनों ही आधारभूत विशेषता मेसोपोटामिया की सभ्यता के हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, मेसोपोटामिया में 7000 से 6000 बीसी के बीच क्या शुरू हुआ था? तो 7000 से 6000 बीसी के बीच मेसोपोटामिया में कृषि की शुरुआत हुई थी। विकल्प बी जो है आपका सही है, कृषि की शुरुआत हुई थी। 7000 से 6000 बीसी के बीच कृषि की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदानों और वर्षा की पर्याप्तता के कारण कृषि की शुरुआत 7000 से 6000 बीसी में हुई थी। प्रश्न 10 देखिएगा, उत्तरी भाग में प्रमुख आजीविका क्या थी? उत्तरी भाग में जो प्रमुख आजीविका थी वह क्या थी? तो उत्तरी भाग में जो प्रमुख आजीविका थी वह पशुपालन था। विकल्प बी जो है आपका सही है, पशुपालन। उत्तरी भाग को स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन प्रमुख आजीविका थी। प्रश्न 11 देखिएगा, आरमाइक भाषा किस भाषा से मिलती जुलती है? तो आरमाइक भाषा जो है वह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। हिब्रू भाषा से मिलती जुलती भाषा जो थी आरमाइक थी। जैसा कि हमने बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग सबसे पहले जो बोली जाने वाली भाषा थी मेसोपोटामिया की वो सुमेरियन थी। उसके बाद इस सभ्यता के लोग अक्कडी बोलने लगे, उसके बाद आरमाइक बोलने लगे। तो आरमाइक भाषा किस भाषा से मिलती जुलती है? तो वह आपकी हिब्रू भाषा से मिलती जुलती भाषा जो है आरमाइक है। आरमाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1400 बीसी के बाद यह प्रचलन में आई। प्रश्न 12 देखिएगा, मेसोपोटामिया के शहरी केंद्रों में से कौन सा नगर ऊर और मारी के साथ शामिल था? ऊर और मारी के साथ शामिल था। तो उरुक और मारी ये तीन प्रमुख नगर थे। उरुक, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। उरुक, उर और मारी मेसोपोटामिया के प्रमुख शहरी केंद्र थे, जिसमें मारी आपका राजधानी नगर है और उरुक भी आपका सबसे महत्वपूर्ण नगर उरुक था, जहां से वार का शीर्ष मिला हुआ है। प्रश्न 13 देखिएगा, मेसोपोटामिया में साहित्य और ज्ञान की समृद्धि किस कारण प्रसिद्ध थी? तो साहित्य और ज्ञान की समृद्धि किस कारण प्रसिद्ध थी? साहित्य और ज्ञान जो था वह गणित और खगोल विज्ञान पर ही आधारित था। गणित और खगोल विज्ञान पर ही आधारित था साहित्य और ज्ञान मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया के का साहित्य विशाल था और गणित तथा खगोल विज्ञान में उन्नति इस सभ्यता की विशिष्टता थी। प्रश्न 14 देखिएगा, उत्तरी भाग में सर्दियों के पश्चात जानवरों के लिए क्या उपलब्ध होता था? उत्तरी भाग में सर्दियों के पश्चात जानवरों के लिए क्या उपलब्ध होता था? तो घास, चारा। उत्तरी भाग में उत्तरी भाग में जब सर्दियां खत्म हो जाती थी तो बहुत सारा घास उग आता था। ठीक है, तो चारा उपलब्ध होता था, घास के मैदान विकसित हो जाते थे। उत्तरी भाग में पशुपालन प्रमुख था और सर्दियों के बाद घास पशुओं के चारे के लिए उपलब्ध होती थी। प्रश्न 15 देखिएगा, बेबीलोनिया किस क्षेत्र का नाम बन गया था? तो दक्षिणी भाग देखिए, उत्तरी भाग था असीरिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी ऐसे थी, तो उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाता था और दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाता था। कभी दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया या सुमेरिया भी कहा जाता था। ठीक है, तो बेबीलोनिया किस क्षेत्र का नाम बन गया था? तो दक्षिणी भाग का। दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया या सुमेरिया कहा जाता था।
दक्षिणी भाग में बेबीलोन का प्रभाव बढ़ने के बाद इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। प्रश्न 16 देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमेर और अक्कड़ किस भाग के नाम थे? सुमेर और अक्कड़, तो देखिए सुमेर और अक्कड़ किस भाग के नाम थे? तो मैंने बताया ना, यह दक्षिणी भाग था। सुमेरिया भी कहा जाता था, बेबीलोनिया भी कहा जाता था, अक्कड़ भी कहा जाता था, जबकि उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाता था। ठीक है, विकल्प जो है आपका सही है। दक्षिणी भाग मेसोपोटामिया में सुमेर और अक्कड़ के शहर और सभ्यता केंद्र स्थित थे। प्रमुख 17 देखिएगा। प्रश्न 17, मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरी जीवन की शुरुआत किसके कारण हुई थी? क्यों शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में? तो कृषि और व्यापार के कारण ही शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुई थी। विकल्प जो है आपका सही है। कृषि और व्यापार के कारण शहरी केंद्र विकसित हुए, जिससे संगठित समाज और प्रशासन का निर्माण हुआ। प्रश्न 18 देखिएगा, मेसोपोटामिया में किस क्षेत्र को असीरिया कहा जाता था? तो मैंने बताया ना आप लोगों को, उत्तरी भाग असीरिया और दक्षिणी भाग बेबीलोनिया या सुमेरिया कहा जाता था, अक्कड़ भी कहा जाता था। यह सब ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर EMRS पीजीटी हिस्ट्री के प्रति अगर आप गंभीर हैं तो एकमात्र विकल्प हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट होगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। परीक्षा होने तक इस सीरीज को फॉलो करिए, हमारे सभी मटेरियल को फॉलो करिए। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी है और शुरुआत में भी बताया हूं आप लोग को। प्रश्न 19 देखिएगा, पूर्वी भाग में दजला और सहायक नदियां किस उद्देश्य के लिए प्रमुख थीं? तो पूर्वी भाग में दजला और उसकी सहायक नदियां जो थी किस उद्देश्य के लिए प्रमुख थी? तो जलापूर्ति के लिए, परिवहन के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख किसके लिए प्रमुख था? तो परिवहन के लिए। परिवहन साधन, दजला और फरात जो नदियां थी परिवहन के साधन थी। ठीक है, उसके रास्ते व्यापारी व्यापार किया करते थे, परिवहन का साधन उपलब्ध कराती थी दजला और फरात नदियां। ठीक है, पूर्वी भाग में दजला और उसकी सहायक नदियां ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी। ठीक है, प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, मेसोपोटामिया में कृषि के लिए सबसे अनुकूल वर्षा किस क्षेत्र में होती थी? तो सबसे अनुकूल वर्षा जो होती थी पूर्वोत्तर भाग में। मैंने कहा ना कि दक्षिणी भाग जो था पूरी तरह से रेगिस्तानी था और दक्षिणी भाग जो था शहरी भी था, और उत्तरी भाग में उत्तरी भाग जो था पूर्वोत्तर भाग जो था वहाँ पर कृषि और पशुपालन होता था, पर्याप्त वर्षा होती थी। ठीक है, तो ये आपका होगा ए, विकल्प ए। कृषि के लिए अनुकूल वर्षा कहाँ होती थी? उत्तरी भाग में, पूर्वोत्तर भाग में। हाँ, पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान और पर्याप्त वर्षा कृषि के लिए अनुकूल थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह पहला वीडियो था, पहली टेस्ट सीरीज थी एकलव्य मॉडल स्कूल पीजीटी हिस्ट्री का। धन्यवाद आप लोग को।